कि अगर आप घर पे बैठे हैं तो आपकी घर पे बैठ के ऑनलाइन आप अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। इंटरनेट हर किसी के घर पे अवेलेबल है, तो आप इंटरनेट के थ्रू अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। के हित के लिए ये नए कानून लाए गए हैं ताकि जैसे मैंने पहले बताया, एफआईआर रजिस्टर करने से लेकर लास्ट जजमेंट अपलोड होने तक जगह जगह कोर्ट पे भी और पुलिस वालों पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, टाइम पीरियड्स रखे गए हैं ताकि हमारा पूरा जो ट्रायल है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, वो स्मूथली रन हो सके। उसके लिए जैसे इन्वेस्टिगेशन आपकी ख़त्म हो जाती है। पहले क्या होता था कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ प्रोसीड कर रही है। अब पुलिस पे उन्होंने ये ड्यूटी लगाई है कि आपको 90 डेज़ के अंदर विक्टिम को बताना है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची है। इससे क्या होगा, पुलिस पे भी एक टाइप का प्रेशर पड़ता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन टाइमली कंक्लूड करनी है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में कानूनों में बदलाव लाया गया है, और ये बदलाव ये है कि पहले आईपीसी की धारा हुआ करती थी, अब बीएनएस की धारा लगती है। यहां जो सजा मिलती थी वो सीआरपीसी के तहत मिलती थी, लेकिन अब बीएनएस के तहत मिलती है। तो इसी को लेकर लगातार लोगों को भी इन नए कानूनों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें क्रिमिनल लॉज को लेकर, तो 3 नए क्रिमिनल लॉज जो है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैम मेगा जी। आज सांबा ये पहुंची है, इन्होंने यहाँ सांबा के लोगों को जागरूक किया है, और इनके साथ पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। इसी के साथ साथ यहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के, ये भी मौजूद थे। तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे और लोगों को जागरूक किया गया। और मुझे लग रहा है कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने लिया है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता हमारे नए कानूनों को लेकर, तो ये जानकारी भी आपके तक पहुंचाना काफी जरूरी हो जाती है। तो मैं एग्जांपल्स के साथ तमाम लोगों तक ये इनका ब्रीफ नोट पहुंचाना चाहता हूं कि आखिर क्या है ये नए 3 क्रिमिनल लॉज। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक चूज किया है कि कानून में जो बदलाव हुए हैं, बीएनएस की सेक्शन लगती है, और बीएनएसएस के तहत जो वो आगे प्रावधान जो वो सजा के जो भी रखे गए हैं, किस तरह से लोगों को आज आपने जागरूक किया है। इसमें ये भी हमें कुछ नोटिस हुआ है कि पब्लिक की भी कुछ लिमिटेशंस है और पुलिस की भी लिमिटेशंस हैं, कानून के दायरे में रहकर काम करना है। क्या हम ये मान के चलें कि अब ये जो बदलाव हुए इससे न्याय भी जल्दी मिल सकता है लोगों को? क्या कुछ कहेंगे? मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे तमाम चीज़ें जानूंगा आज। जी सर, एक्चुअली जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनको लाने का मेन पर्पस ही यही था कि जो हमारा ट्रायल है वो थोड़ा स्पीडी प्रोसेस से चले, लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो और लोग जल्दी अपना जो न्याय है उनको मिल सके। जैसे एफआईआर से लेके जजमेंट के प्रोविजंस तक हर स्टेप पे अलग अलग क्या उन्होंने टाइम पीरियड्स रखे हैं कि ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। जैसे आपने पूछा, पहली चीज़ तो ये है कि एफआईआर रजिस्टर करने के प्रोसेस को लेकर ही काफ़ी सारी चेंजेस लाई गई हैं। पहले क्या था कि लोगों को न्याय मिलता ही नहीं था। एफआईआर रजिस्टर होने के लिए उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी, रोज़ धक्के खा रहे हैं, उनकी एफआईआर ही रजिस्टर नहीं होती थी, तो न्याय काफ़ी दूर की बात है। तो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए भी उन्होंने क्या किया है कि काफ़ी सारे नए प्रोविजंस ऐड ऑन किए हैं कि अगर आप घर पे बैठे हैं तो आपकी घर पे बैठ के ऑनलाइन आप अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। इंटरनेट हर किसी के घर पे अवेलेबल है, तो आप इंटरनेट के थ्रू अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जैसे किसी को लगी हुई है, वो थाने नहीं पहुंच सकता, तो वो घर पे अपने फ़ोन के क्लिक से एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट हमने इंक्लूड किया है, जिसको हमने जो एफआईआर की हमारी सेक्शन है उसमें लिखा है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। पहले क्या था कि ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से हमारे थाने वाले एफआईआर रजिस्टर करते थे। अब उन्होंने क्या किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई आर्मी वाला है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई आर्मी वाला है, उसके घर पे चोरी हो गई है, उसकी बीवी थाने नहीं जा सकती, तो वो जाके अपने जहाँ पे वो कंसर्न है, मेरठ में है या आगरा में है या मुंबई में है, वहाँ जाके वो अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकता है। फिर वो जहाँ पे उसने एफआईआर रजिस्टर कराई है, उस थाने वालों की ड्यूटी होगी कि वो कंसर्न थाने में जाके अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे आपकी। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से एफआईआर रजिस्टर करानी है, आप इंडिया में कहीं भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। पहला प्रोसेस तो यहीं पे है कि आपके लिए वो ईजिली एक्सेसिबल बना दिया है जस्टिस। दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने टाइम फ्रेम लगा दिया है कि आपको इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द कंप्लीट करनी है। जैसे हीनियस ऑफेंसेस है, रेप केसेस है, पॉक्सो के केसेस है, उनमें भी उन्होंने एक टाइम लिमिट रखी है कि आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। दूसरी चीज़ ये है कि चार्ज फ्रेम का एक स्टेप होता है हमारे ट्रायल में, जहाँ से ट्रायल हमारा एक्चुअल में इनिशिएट होता है। तो उसमें क्या होता था कि चालान कोर्ट में प्रोड्यूस होने से लेकर चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज तक पहले क्या होता था 2 साल लग जाते, 3 साल लग जाते, तो चार्ज ही फ्रेम नहीं होता था। अब उन्होंने क्या किया कि 60 दिन का टाइम पीरियड रखा है कि आपको 60 दिन के अंदर ही आप अपना क्या करना है, वो
चार्ज फ्रेम करना है, कोर्ट पे भी ड्यूटी लगाई है। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या किया है कि जैसे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स जिस दिन हमारे ख़त्म हो जाते हैं, हमारे ट्रायल के एंड में जब गवाह हो गए, सबूत हो गए, लास्ट में हमारे आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं दोनों साइड के, जिस दिन आपके आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो जाते हैं उसके 45 डेज़ के अंदर ये कोर्ट पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ड्यूटी लगाई है कोर्ट की, आपको 45 डेज़ के अंदर अपनी जजमेंट डिलीवर करनी है। और उस 45 डेज़ के बाद 7 दिन के अंदर आपको वो जजमेंट अपनी ऑनलाइन भी अपलोड करनी है, ताकि लोगों के लिए ईजिली एसेसिबल भी हो और ये ट्रायल हमारा जो है जल्दी कंक्लूड हो सके। और जल्दी ट्रायल कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक चीज़ और रखी है कि जैसे विटनेसेस क्या होते हैं हमारे कोर्ट में कई बार नहीं आ पाते, तो तारीख पे तारीख जैसे चलता है, तो अब उन्होंने क्या किया है कि गवाह जो हैं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया है कि लोग घर बैठ के अपनी गवाही दे सकते हो, ऑडियो वीडियो से, वीसी से आप अपनी गवाही दे सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कोर्ट में आना है, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब जैसे लोगों की गवाही होती है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि थाने जाना है, आप अपनी वीसी से भी आप अपनी गवाही दे सकते हैं। जैसे आपने कहा कि क्राइम तो कई अलग अलग तरह के होते हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, चोरियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, या रेप केसेस सामने आ रहे हैं, तो इन तमाम अगर एंगल्स पर बात करें तो यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा ये जो नए क्रिमिनल लॉज है, बीएनएस की जो सेक्शंस यहाँ पर इंप्लीमेंट होती हैं? जैसे मॉब लिंचिंग जैसा ऑफेंस पहले हमारे आईपीसी में इंक्लूडेड नहीं था, अब मॉब लिंचिंग एक नया ऑफेंस ऐड ऑन किया है। मॉब लिंचिंग का मतलब है कि जैसे 5 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, किसी एक बंदे का मर्डर करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन कोई कास्ट, रिलीजन या प्लेस ऑफ बर्थ, या इन बेसिस पे किसी की डेथ कॉज करने की कोशिश करते हैं, मर्डर करने की कोशिश करते हैं, तो वो मॉब लिंचिंग है। उसको हमारे अब बीएनएस में इंक्लूड किया गया। स्नैचिंग पहले एक अलग से ऑफेंस नहीं था, उसको 382 में इंक्लूड करते थे, लेकिन अब क्या है, स्नैचिंग को एक अलग से ऑफेंस बनाया है। पहले एक हमारा जो आम हमारे सोसाइटी में ये चीज़ें चलती हैं कि प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे रेप होता था। रेप की डेफिनेशन के हिसाब से अगर जो हमारे आम लोग समझ सकते हैं, उसमें ये होता है कि आप ज़बरदस्ती किसी के साथ गलत करते हो तो वो रेप है। लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की को शादी का झांसा देकर किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है तो वो रेप, लोग कहते हैं वो रेप नहीं होता, तो वो उसके लिए अलग से एक डेफिनेशन इंक्लूड की गई है हमारे बीएनएस में कि प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे अगर कोई रेप करता है, किसी के साथ गलत करता है, तो वो भी उसके लिए भी सज़ा रखी गई है, और वो भी 10 साल से ऊपर की सज़ा है। फिर और एक चीज़, जैसे हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है, जैसे हमारे माफियाज चलते हैं, वो चीज़ें भी पहले हमारे आईपीसी में नहीं थी, अभी वो भी इंक्लूड की हैं। पहले सेडिशन जैसा ऑफेंस हमारे आईपीसी में था कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोल रहे हो, तो वो ऑफेंस था, अब उन्होंने उसको डिलीट कर दिया है। पहले क्या था, हमारे 377 में एक ऑफेंस था अननेचुरल ऑफेंसेस जिनको हम बोलते हैं, उसमें क्या था कि अब उसको उन्होंने टोटली रिमूव कर दिया है। पहले उसका कुछ पार्ट था जो हमारा क्या था, डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, अब उन्होंने उसको टोटली रिमूव कर दिया। एडल्ट्री एक ऑफेंस है जिसको काफ़ी देर पहले डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, लेकिन हमारे क्योंकि प्रोविजंस में वो अभी भी था, जस्ट बिकॉज वो ऑपरेशन मतलब फंक्शनल नहीं था, अब उसको टोटली रिमूव कर दिया है बीएनएस में, उसका कुछ नहीं रखा। तो ऐसे छोटे मोटे ऑफेंसेस उन्होंने अब ऊपर नीचे किए हैं, कईयों की पनिशमेंट बढ़ा दी है, कईयों की पनिशमेंट कम की है, सोसाइटी में चेंजेस को देखते हुए। तो लोगों को क्या आपका मैसेज रहेगा कि अभी जो बदलाव किए गए हैं, तो अगर कोई ऐसी हैपनिंग्स हो जाती हैं तो किस तरह से आपने कानून की मदद लेनी है? देखो, सबसे पहले तो लोगों के हित के लिए ये नए कानून लाए गए हैं, ताकि जैसे मैंने पहले बताया, एफआईआर रजिस्टर करने से लेकर लास्ट जजमेंट अपलोड होने तक जगह जगह कोर्ट पे भी और पुलिस वालों पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, टाइम पीरियड्स रखे गए हैं, ताकि हमारा पूरा जो ट्रायल है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, वो स्मूथली रन हो सके। उसके लिए जैसे इन्वेस्टिगेशन आपकी ख़त्म हो जाती है, पहले क्या होता था कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ प्रोसीड कर रही है। अब पुलिस पे उन्होंने ये ड्यूटी लगाई है कि आपको 90 डेज़ के अंदर विक्टिम को बताना है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची है। इससे क्या होगा, पुलिस पे भी एक टाइप का प्रेशर पड़ता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन टाइमली कंक्लूड करनी है, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखी गई हैं। कुछ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कुछ केसेस में उन्होंने रखा है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आप कर सकते हैं, वो चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मैम मेघा जी, जिन्होंने ब्रीफ नोट बताया कि ये जो नए कानून में बदलाव किए गए हैं, खासतौर पर जो क्रिमिनल लॉज हैं, 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं जो कि बीएनएस की सेक्शन के अंदर अब इंक्लूड होंगे। पहले आईपीसी की सेक्शन थी और इसमें मैंने अलग अलग जैसे एग्जांपल्स आपको बताई हैं, मैम ने भी बताया कि मॉब लिंचिंग हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, रेप केसेस हो गए, कई अलग अलग तरह के जो ऑफेंसेस हैं उसमें किस तरह से पुलिस डील करेगी। एक आम व्यक्ति की पीड़ित की बात करें तो वो किस तरह से पुलिस के दरवाजे तक पहुंचेगा, कैसे आगे कार्रवाई शुरू होगी, और इसमें यही है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, जिसको लेकर
एक लिमिटेशन जो वो हर तरफ देखने को मिलेंगी, वो चाहे पुलिस के एंड पर हो या फिर पब्लिक के एंड पर हो। यानी कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून का सहारा लें और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। और तमाम चीज़ें काफ़ी वाइटल इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं जो कि हमने आपके तक पहुंचाई है कि अब आईपीसी नहीं बल्कि बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी। जो नए कानून इम्प्लीमेंट हुए हैं हमारे देश में, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी फायदेमंद चीज़ें हैं, जिसमें अब आपको थाने आने की भी ज़रूरत नहीं। आप ऑनलाइन इसमें एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। आप ये नहीं कि सांबा में रहते हैं और आपका यहाँ पर केस है, आप कहीं भी जाकर एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में कंसर्न में करा सकते हैं। कंसर्न में आपका वो एफआईआर ट्रांसफर हो जाएगा। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो किए गए हैं जो कि काफ़ी फ्रूटफुल हैं आपके लिए भी, तो इसलिए आपको भी पूरी तरह से अवेयर रहना चाहिए हमारे नए कानूनों को लेकर। एक वाइटल इन्फॉर्मेशन हमने आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है, घट जाती है, तो आपने किस तरह से पुलिस की मदद लेनी है, कानून की मदद लेनी है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।